नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। चलिए, अपन ने जहां पे पिछले सप्ताह की क्लास को छोड़ा था, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक अपन पढ़ते हैं हर सप्ताह नियमित लगातार। तो शुक्रवार को छोड़ा था और मैंने वादा किया था कि सोमवार को क्लास आएगी। तो कई सारे बच्चे जो है देख रहे हैं कि सर तो कभी नाथ द्वारा दिख रहे हैं, कभी मैनार दिख रहे हैं, कभी सवनिया जी दिख रहे हैं, तो क्लास आएगी कि नहीं आएगी। अभी जस्ट 10 मिनट पहले ही मैं स्टूडियो पहुंचा हूं और कहा था कि क्लास आएगी तो आएगी। नियमितता का ही सारा खेल है कि आप नियमित हो, आप कंसिस्टेंसी के साथ में काम कर रहे हो तो सफलता निश्चित है। और मैं हर बार विद्यार्थियों को यह कहता हूं कि यदि आपने जीवन में कुछ नहीं सीखा और सिर्फ नियमित रहना सीख लिया तो समझ लो कि आप जीवन में सफल हो जाओगे। सिर्फ सरकारी नौकरी ही सफलता नहीं होती, सफलता हर क्षेत्र में हासिल की जा सकती है, लेकिन उसके लिए नियमित रहना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करनी है तो नियमित रहना पड़ेगा। तो अपनी जो क्लास है वो आज शैक्षिक प्रबंधन के शिक्षण अधिगम के नवाचार, जो काफी सारे अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे और अब आज की इस क्लास में पूरा अपन पढ़ लेंगे। और कोशिश मेरी रहेगी कि अब एग्जाम का टाइम आप लोगों के पास है तो इसी सप्ताह के अंदर अपन ये शैक्षिक प्रबंधन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट कर ले, है ना। शैक्षिक प्रबंधन वाला पार्ट एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। अब ज्यादा क्लासें पीछे शेष रही नहीं है इस बैच में, और ये बैच पूरी तरीके से डेडिकेटेड चला है अध्यापक भर्ती के विद्यार्थियों के लिए। और अध्यापक भर्ती के विद्यार्थियों को एक नियमितता मिली है, एक शेड्यूल मिला है। रोज शाम को 8 बजे जुड़ना है, पढ़ना है, अपने सिलेबस को कवर करना है और एक सकारात्मक सोच के साथ में आगे बढ़ते रहते विद्यार्थी। तो आज भी वही सिलसिला कायम है जो अपन ने 4 साल पहले शुरू किया था, और ये सब आप लोगों की बदौलत हो सकता है। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, ठीक है। आज के इस क्लास में जो इनिशिएटिव बाकी रह गए थे, अपने नए नए जो नवाचार बाकी रह गए थे शिक्षा विभाग के, जो अपने को पढ़ने थे, उसको शुरू करते हैं। बाकी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे, अभी काफी सारे जुड़ चुके हैं। चलिए शुरू करें। और आप लोगों के लिए बहुत सारे जानकारी, बहुत सारे जो है शिक्षाप्रद और आप लोगों के काम के जो है वीडियो में 2-3 दिन के इस भ्रमण पे था, पारिवारिक भ्रमण था। तो इस फैमिली टूर पे भी मैंने आप लोगों को जो है, आप लोग भी मेरी फैमिली हो तो इसलिए उनका ख्याल हर पल रखा जाता है। तो बहुत सारी जो है चीजें आप लोगों के साथ में साझा की जाएगी। आज एक 1 मिनट शो तो आज ही दिया है खमनोर वाला। खमनोर और मोलेला से बनने वाले 4-5 प्रश्न जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो 1 मिनट शो आज दे दिया था, उसे देख लेना, चूकना मत अब कोई भी चीज, ठीक है। सीधा का सीधा जो पढ़ाया है उसी स्थल पे जाके वह चीजें बताने वाला तो एकमात्र प्लेटफॉर्म है अपना ये, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो टाबरो, पढ़ने में ध्यान दो। देखो क्या पढ़ना है, नया इनिशिएटिव आप लोगों को ध्यान रखना है, नो बैग डे। अब नो बैग, अब जो जानते हैं वैसे तो सभी को पता है नो बैग डे क्या है। बस्ता मुक्त दिवस है, हिंदी में कहते हैं इसको, तो क्या कहेंगे, बस्ता मुक्त दिवस। बस्ता मुक्त दिवस। ध्यान है, अपा जद पढ़ता स्कूल में, तो अपा भी मतलब छोटा नहीं, मैं आप सब लोग तो नहीं कह सकूं पर मैं मेरो बता सकूं अनुभव के। अपा जद पढ़ता बी टाइम भी शनिवार ने बाल सभा होती। बाल सभा होती तो कई अभिनय करता, कई नाटक करता, कई कलाकार या दिखाता, बीम सभापति चुनियो जाओ तो है, बीम प्रस्ताव रखियो जाओ तो बीम बाद में अनुमोदन करता, और वो शनिवार को होता था, शनिवार को होता था। तो ये नो बैग डे जो है ये भी शनिवार को ही आयोजित किया जाता है। मतलब इसमें क्या होता है, बच्चे उस दिन बैग लेकर नहीं आते हैं, बच्चों को विभिन्न गतिविधियां करवाई जाती है। इसका शेड्यूल भी आता है कि इस तरीके से गतिविधियां करवानी है। अब पहले तो ये हर सप्ताह के शनिवार को होता था, यानी कि इस दिन खेल खिलाओ, एक्टिविटी कराओ, ये सारी चीजें होती हर सप्ताह के शनिवार को होता था। लेकिन अब सप्ताह के दूसरे और चौथे शनिवार को किया जाता है। तो अपन को पहले वाला भी पढ़ना है, अभी वाला भी पढ़ना है, दोनों चीजों को पढ़ना है और उस तरीके से ही आगे बढ़ना है, ठीक है। तो देखो इसकी घोषणा एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, इसकी घोषणा जो हुई थी वो 20 फरवरी 2020 को ही। याद करना बड़ा आसान है, 20, ठीक है। फिर कर लो, यहाँ पे 20 में 2 जीरो लिखते हो, फिर 02 लिख दो, 20, बस ये हो गया याद। 20 फरवरी 2020 को घोषणा की गई थी और 15 अक्टूबर 2020 डेट कौन सी याद रखनी है। फिर क्या भाई, लागू कब से हो गया, घोषणा होने में और लागू होने में समय लगता है। तो 15 अक्टूबर 2020 जो है नो बैग डे, ये इस समय जो है शुरुआत कर दी गई, 15 अक्टूबर 2020 को शुरुआत कर दी गई।
नो बैग डे का मतलब है हर शनिवार को छात्र स्कूल बैग लेकर नहीं आते हैं, बल्कि उस दिन उन्हें किताब हटाकर विभिन्न रचनात्मक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक गतिविधियों में भाग लेने का मौका दिया जाता है। क्या सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आप लोगों के अंदर सभी तरह के कौशल होने चाहिए, सर्वांगीण विकास तभी होता है। तो ये चीज है शनिवारीय गतिविधि को इसमें करवाने का, ठीक है। तो इसके अंदर तो शिविरा पे लेख भी आया था, जिनका ये आइडिया था उसके आधार उनका लेख आया था कि भाई ये सजेशन दिया था शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग ने इसे लागू किया। फिर शैक्षणिक इस सत्र यानी कि 2024-25 की अपन बात करें, 25-26 भी आ जाएगा उसमें, इस सत्र के अंदर प्रत्येक माह के दूसरे और चौथे शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। अब ये दिन पूछे जाएंगे, अब ये दिवस आप लोगों को पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को यह ध्यान रखना है, दूसरे और चौथे शनिवार को नो बैग डे मनाया जाता है। नो बैग डे की मुख्य बातें क्या है? पहला देखो, थीम आधारित गतिविधियां हैं। हर शनिवार एक विशेष थीम दी जाती है, हर शनिवार को एक विशेष थीम दी जाती है, उस पर आधारित होता है। जैसे कि राजस्थान की पहचान, आई एम साइंटिस्ट, मैं वैज्ञानिक हूं, बाल सभा, ये सारी जो है थीम दे दी जाती है और इन थीम पे आधारित गतिविधियां करवाई जाती है। नो बैग डे में बहुत कुछ पढ़ना है आप लोगों को, अभी 3-4 स्लाइड अपनी नो बैग डे की ही चलनी है, तो बढ़िया है, इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, बढ़िया तरीके से याद हो जाएगी चीजें, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, टाप आगे बढ़ा। वाद्य यंत्र की क्लास करवा तो दी, एक बच्चा पूछ रहा वाद्य यंत्र की क्लास कब आएगी? वाद्य यंत्र की क्लास करवा दी है, फिर भी नहीं मिले तो लिखो सर्च में, यूट्यूब पे जाके सर्च की जगह वाद्य यंत्र और आगे लिखो जीजीडी। 3-4 बार मैंने पढ़ा है, तो सारी क्लास आ जाएगी, जो भी आप लोगों को देखनी है देख लेना। वाद्य यंत्र मैं करवा चुका हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसमें क्या है, रचनात्मक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या होता है, छात्रों को कविताएं लिखना, नाटक करना, चित्र बनाना, समूह चर्चा, वाद विवाद, खेल कूद आदि में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। संवैधानिक शिक्षा के अंदर क्या होता है कि छात्रों को हर शनिवार को संविधान की प्रस्तावना और मूल कर्तव्यों का पाठ कराया जाता है, ताकि उनमें नागरिक जिम्मेदारी की भावना विकसित हो, संविधान की महत्ता जान सके, अपने अधिकारों को जान सके और लोकतंत्र की विशेषता को जान सके। प्रयोगशाला दिवस, लैब डे, विज्ञान, गणित आदि विषयों में छात्रों को प्रयोगशालाओं में व्यवहारिक कार्य करने का अवसर मिलता है, जिससे उनका व्यवहारिक ज्ञान बढ़ता है। स्वास्थ्य और जागरूकता अभियान, स्कूलों में नशा मुक्त युवा अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को तंबाकू और नशे से दूर रहने के लिए जागरूक किया जाता है। ये सारे की सारी एक्टिविटी नो बैग डे के तहत की जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लो इसका, अभी आगे और है। चलो देखो, और 2024-25 की ये गतिविधियां जो बता रहा हूं मैं, 2024-25 यानी कि आप मान सकते हो 2025-26 वाला जो सत्र है उसके अंतर्गत भी थीम आधारित शनिवार, प्रत्येक नो बैग डे, ये तो आप लोगों को बता दिया। जैसे कि राजस्थान की पहचान, अब देखो राज्य की सांस्कृतिक और विरासत और इतिहास को समझना, भाषा कौशल का विकास, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देना, खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। अब खेलों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तभी तो देखो खेलों के बहुत सारे जो है आयोजन करवाए जाते हैं, है ना, खेलो राजस्थान वगैरह। तो ये जो है खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान, खेलों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक विकास, मैं वैज्ञानिक बनूंगा, वैज्ञानिक सोच और प्रयोगों को प्रोत्साहित करना, और बाल सभा, मेरे अपनों के साथ सामूहिक चर्चा और प्रस्तुति के माध्यम से आत्मविश्वास बढ़ाना। यानी कि ये सारी की सारी छात्र केंद्रित शिक्षा पे आधारित है। अब एनईपी 2020 कहती भी क्या है कि शिक्षा जो है शिक्षक केंद्रित नहीं होके छात्र केंद्रित होनी चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होनी चाहिए, उसी पे आधारित ये सारी की सारी गतिविधियां हैं जो नो बैग डे यानी कि शनिवार को विद्यालयों में करवाई जा रही है। अपने टॉपिक का नाम क्या है याद करो, शिक्षण अधिगम के नवाचार। अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। क्या टाबर क्या सीखी टाबरो, तो टाबर सीखी क्या, करके सीखेगा। टाबर कैसे सीखेगा, बच्चा कैसे सीखेगा, करके सीखेगा। तो वही है अधिगम, सबसे बढ़िया वही है कि बच्चा खुद करके सीख रहा है। वो जितना जो है देखो, एक तो सैद्धांतिक ज्ञान दिया है, एक उसने खुद उसको जो है किया है, उस काम को किया है, तो फिर उसके लिए वो स्थायी हो जाता है। तो ये बाल सभा वगैरह ये जो है नो बैग डे की गतिविधियां उसी पे आधारित रहती है। स्क्रीनशॉट लीजिए, हाँ, लर्निंग बाय डूइंग, बिल्कुल सही है। चले आगे। अब देखो, नो बैग डे में ये ध्यान रखना है कि इनके लिए जो है विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया था इनको, ठीक है। इनको जो है विभिन्न समूहों में विभाजित किया जाता है, इसके भी नाम है।
जैसे कि अपन ने वो पढ़ा था ना प्रखर, प्रखर के अंदर भी जैसे 4 वर्ग थे, ऐसे के ऐसे इसके अंदर भी वर्ग होते हैं। जो देखो अंकुर वर्ग होता है वो कक्षा 1 और 2 के लिए, प्रवेश जो होता है वो कक्षा 3 और 5 के लिए, दिशा वर्ग होता है वो कक्षा 6 से 8 के लिए, क्षितिज होता है 9 से 12 के लिए, और उन्नति नाम रखा गया है 11-12 के लिए। यानी कि ये क्या है, इनके नाम है, ये सारे नाम दिए गए हैं समूहों के, ठीक है, ये क्या है, समूहों के नाम है। तो ये ग्रुप्स के नाम है। प्रत्येक समूह के लिए उपयुक्त गतिविधियां आयोजित की जाती है, जैसे कला और शिल्प, विज्ञान, प्रयोग, भाषण, वाद विवाद, खेल कूद, ये सारी की सारी गतिविधियां नो बैग डे के तहत है, ठीक है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो विशेष आयोजन और उत्सव जो होते हैं वो भी देखो नो बैग डे के अवसर पर विभिन्न उत्सव और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें बाल सभा हो गई, तो छात्रों द्वारा प्रस्तुतियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गए। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की अवधारणा, जैसे कुटीर उद्योगों का व्यवहारिक प्रदर्शन, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, चरखा चलाना, ये सब। अब गांधी जी की बुनियादी शिक्षा, यानी गांधी जी ने भी जो है, आप लोगों को पता है सर्वांगीण विकास की बात गांधी जी ने की थी, तो गांधी जी ने भी ये शिक्षण दिया है, ये दर्शन दिया है कि कैसे विकास हो सकता है। तो उसके आधार पे जो है कुटीर उद्योगों का व्यवहारिक प्रदर्शन, जैसे खुद काम करने, कुटीर उद्योग वगैरह ये सारे खुद कैसे आजीविका चला सकते हैं, वो सारी सारी बुनियादी शिक्षा का ज्ञान किसके अवधारणा किसने दी है, गांधी जी ने। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना, यह भी आता है इसके अंदर। जेंडर इक्विटी गतिविधियां, कि बालिका सशक्तिकरण के लिए मीना राजू मंच और गार्गिन मंच का संचालन किया जाता है। इसके स्पेशल रजिस्टर भी बनते हैं, इनकी गतिविधियां उनमें नोट की जाती है, और इसके आधार पर जो है बच्चों को आगे लाने का प्रयास किया जाता है। शिक्षकों की भूमिका क्या रहती है, शिक्षकों को नो बैग डे की योजना बनाने, गतिविधियों का संचालन करने, छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। वे छात्रों की रुचि और क्षमताओं के अनुसार गतिविधियां चुनते हैं और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इसकी गाइडलाइन आती है टीचर्स के लिए कि आपको कौन सी एक्टिविटी करवानी है, कब करवानी है, ये गाइडलाइन आती है। अब ये शिक्षक ध्यान नहीं दे तो टावर क्या, टावर मर्जी पड़े जो रमता फिर है कि रूपरेखा अगर नहीं बनावा है तो जय मन आवे, जो क्या एक्टिविटी नहीं भी करे बैठा रह जाए कोई बच्चा, नहीं मैं तो बैठूंगा। तो क्या होता है, गतिविधि का शेड्यूल आता है, उसके अनुसार शिक्षक प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं, और बच्चों को मजा भी आता है। नो बैग डे का तो बच्चे इंतजार करते हैं, 1-2 दिन पहले ही पूछ के जाते हैं। जब एक दिन पहले पूछ लेते, शनिवार से पहले शुक्रवार को, कल सर नो बैग डे है ना, कल बैग लेके नहीं आना है, हाँ मैं बैग लेकर कल नहीं आना है, तो क्या हाँ अब ठीक है। यानी नो बैग डे को आप लोगों ने देखा होगा, मैंने फोटो डाला था, वो जो अपने हमारी स्कूल के अंदर एक खराब दीवार पड़ी थी, बहुत बारिश से सीलन के कारण वो खराब हो गई थी, है ना, तो उसको हमने तब्दील कर दिया रीडिंग कॉर्नर में। बच्चे अब वहां पे बैठ के अच्छे से पढ़ते हैं। वो खराब कोना रीडिंग कॉर्नर में तब्दील हो गया, और वो कब करवाया मैंने, ये इसी नो बैग डे वाले दिन। ना मजा लेते हैं बच्चे, मैंने उनको काम दे दिया अलग अलग, तुम ये बनाओ, तुम लिखो चुटकुला कॉर्नर, डिजाइन बना के बनाओ, तुम लिखो कहानी का झरोखा, तुम लिखो कविताओं का कोना, बढ़िया तरीके से डिजाइन बना के बहुत हेल्प करते हैं। सारी चीजें जो बच्चे खुद करवाते हैं, और बच्चे नहीं करवाए एक अकेला मास्टर क्या कर सकता है। तो इसलिए जो है बच्चों की गतिविधियों को सुनिश्चित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे जितना करके सीखते हैं उतना पढ़ के नहीं सीख सकते। ये चीजें हैं, इनिशिएटिव कुछ सरकार करती है, कुछ अपन अपने लेवल से कर सकते हैं, तो बढ़िया तरीके से जो है बच्चों का विकास हो जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट। टाबर 1 मिनट सो मर्ज कर नहीं दे विजय, कॉपी पेस्ट मत करे भाई। 1 मिनट सो ऑलरेडी शॉर्ट्स वाले सेक्शन में दे रखे हैं, चाहे किसी पे भारी हो या नहीं हो, ऑलरेडी शॉर्ट सेक्शन में है, जाकर देखो, जो भी देखना है वो अलग अलग देखो। ये भी मर्ज करके देना है, यानी कि मतलब ये तो भैया सही बात नहीं हुई। पढ़ने वाले छात्र ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं। कहां जरूरत है मर्ज करके देने की, 1 मिनट शो को मर्ज करके देने की कहां जरूरत पड़ रही है। तो आप लोगों को ऑलरेडी चीजें उपलब्ध है, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाना है और देखना है, जो वाला देखना है वो देखना है। और मर्ज करके तो वो मांगता है जो डेली देखता नहीं है। और यहां तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यहां से पढ़ने वाले जितने भी बच्चे, उनमें से 50% बच्चों के रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं 1 मिनट शो के भी, कि आज गुरुजी का 1 मिनट शो आएगा, उसमें क्या जानकारी है, उसमें उन्होंने बाकायदा डेट वाइज लिख रखे हैं। देखे हैं मैंने कई सारे बच्चों के ऐसे रजिस्टर। कई जनों ने तो मेरे को इंस्टाग्राम आईडी पे वो वीडियो बनाकर और फिर टैग और करते हैं, कि टैग करके पता चल जाता है हमें कि हाँ बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं। देखो हम आप लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन थे हो चोगे ना गुरुजी उपलब्ध नहीं थे, तो मैं कहा यूं भी करो वो भी करो, इत तो नहीं हो सके।
यदि ये करने बैठ गए तो ये सारी चीजें कैसे संभव होगी बताइए। ये कोई कोचिंग संस्था थोड़ी है जो क्या हाँ वही बहुत तगड़ी कोचिंग संस्था है जो फीस भी ले रही है, तो बहुत सारा स्टाफ लगा रखा है। हम तो मतलब आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया हमने कि भैया जो नहीं पढ़ सकते ना वो भी पढ़ो, और काम इस तरीके से हो सकता है कि बच्चों के लिए इतने सारे इनिशिएटिव किए जा सकते हैं। यदि करने की आप लोगों की श्रद्धा है, तो आप लोगों की नीयत है, तो आप कर सकते हो। तो ये कोचिंग संस्थाओं वाले जैसे आप डिमांड मत किया करें कि गुरुजी ये भी करो वो भी करो। देखो यदि ये सब संभव होता ना तो मैं कहने तक का आप लोगों का इंतजार नहीं करता कि भाई कोई बच्चा कहे फिर करे। मैं आप लोगों के लिए हर इनिशिएटिव, हर नवाचार बिना कहे पहले ही कर लेता हूं कि हाँ जो संभव होता है। पहले जब प्लेटफॉर्म शुरू किया तब से, और अब देखो पहले सिर्फ एक क्लास चलती थी अपनी निःशुल्क, अब आप लोगों के लिए कितनी सारी सुविधाएं दे दी हमने। और आगे आगे जैसे ये जीजीडी का प्लेटफॉर्म मजबूत होगा, आप लोगों की ऊर्जा और शक्ति इसको मिलेगी, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें और वाइड लेवल पे, विस्तृत लेवल पे अपन करने वाले हैं, जो ऑब्वियस है, ये तो करनी है चीजें। तो कुछ आप लोग ये भी समझे कि ये एक वो प्लेटफॉर्म है जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है विद्यार्थियों के साथ, और यहां पे वे चीजें दी जा रही है जो अन्य जगह आप लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रही है। हो भी पा रही है तो सहज रूप से नहीं हो पा रही है, बस हम उसी के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो आप थोड़ा सा इसको देख के चलें। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो कौन क्या कह रहा है, यह आप लोगों के चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। उससे पहले 2 मिनट के अंदर एक संदेश देना चाहूंगा कि अपन कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, 4 लोग बात करते हैं, और मैं कहता हूं बात करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि अपने को आगे बढ़ने में मदद मिलती है, अपने को पता चलता है कि हाँ कहीं बात चल रही है, यानी कि अपन कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो बात का मैटर है, यानी कर रहे हैं, अपन चर्चा में रहना चाहिए। दूसरी बात, कौन क्या कह रहा है ये विद्यार्थियों की चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए, खास तौर पे तब जब एग्जाम का दौर निकट है। मैं आप लोगों को बार बार यही सलाह देता हूं कि मुझे लगता है कि ईश्वर ने ये सब नियत और फिक्स करके भेजा। आप लोगों को पता है मैं दर्शन करने जाता रहता हूं और ईश्वरीय शक्ति को सबसे ऊपर मानता हूं। तो ये तो मुझे लगता है कि मुझे चुना है कि भाई आपको ये सेवा देनी है विद्यार्थियों को कि जो नहीं भी पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ पाए। तो इसीलिए आप लोगों को लगता है सुबह 12 बजे मैं सावरिया सेठ मंदिर में था, दोपहर को 3 बजे मैं मैनार उदयपुर में था, और 8 बजे आज स्टूडियो में आकर मैं लाइव क्लास ले रहा हूं। ये तभी संभव हो पाता है जब वो ऊपर वाला चाहता है कि तुझे भैया ऐसे करना है काम। तो हर व्यक्ति को जो है ईश्वर ने काम दे रखे हैं, और ईश्वर के दिए हुए कामों के अनुसार वो उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। अब किसी को जवाब देना नहीं देना ये मेरा काम थोड़ी है, जिसने नियति सेट की है वो जवाब देगा। मेरा कर्म है कि विद्यार्थियों को पढ़ाना है और अच्छी शिक्षा देनी है, सीधी बात यह है। तो बस मैं उसके अनुसार। और एक बात, आप लोग जितने भी जीजीडियंस जुड़े हो या मुझे मानते हो, एक बात कान खोल के सुन लो कि जिस दिन ये गौरव सिंह घाणेराव अपने इस जीजीडी के प्लेटफॉर्म से किसी शिक्षक तो छोड़ो, किसी व्यक्ति की भी, कोई भी साधारण व्यक्ति की भी बुराई कर ले, या कह देगा भाई वो गलत आदमी है, वो नहीं पढ़नो है, या वो है ये फलानिया ढिकड़िया है, समझ लेना उस दिन से आप लोगों को जीजीडी के प्लेटफॉर्म से पढ़ना बंद कर देना है। क्योंकि उस दिन ये समझ लेना कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे भाव आ जाएंगे, नकारात्मकता आ जाएगी, ईर्ष्या के भाव आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो उस समय यदि मैं आपसे ये कहूं कि भैया फलानियों बुरो है, फलान ढिकड़ियों सही नहीं कर रही हो है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा है, तो उस दिन ये समझ लेना कि आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म से पढ़ना बंद कर लेना है। क्योंकि उस दिन मेरे अंदर ऐसे भाव आ जाएंगे कि मैं पढ़ाने से ज्यादा उन चीजों को महत्व देने लग जाऊंगा। बस बाकी न मैं किसी की बुराई करता हूं और न मेरे से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को करनी है, इस बात को ध्यान रखना। और ये चीजें चलती रहती है, आप लोगों की चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए। आप लोगों की चर्चा का विषय होना चाहिए सिलेबस कैसे कवर करना है, किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या क्या चीजें और पढ़नी है, कैसे रिवीजन करना है, कैसे अभ्यास करना है, किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों को साकार करना है। बस बाकी दुनिया के तेल लेने, अपने सपने कैसे पूरे होंगे और उसके लिए हम कितनी कड़ी मेहनत कर सकते हैं कि दुनिया जो हमें बेरोजगार मान के तरह तरह के सवाल उठाती है उनको जवाब देना है। बस उनको जवाब देने के लिए मेहनत करनी, बाकी जवाब जो है ऊपर वाला देगा। चलो लो स्क्रीनशॉट। अरे ये तो पढ़ाना है टावरो, स्क्रीनशॉट कर लियो।
गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए राज्य की पहल है। देखो SIQE जो है लास्ट ग्रेड 3 का एग्जाम जो हुआ था उसके अंदर भी SIQE से रिलेटेड चीजें पढ़ी थी। तो SIQE में क्या पूछा जाता है? SIQE में पूछा जाता है आप लोगों को फुल फॉर्म स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। यदि हिंदी में पूछते हैं तो आ जाता है राज्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहल। क्या आता है? राज्य गुणवत्ता युक्त शिक्षा पहल। यह शुरू की है राज्य सरकार ने और इसका उद्देश्य सभी छात्रों को समान और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करना है, जिससे उनकी सोचने, समस्या सुलझाने और संवाद करने की क्षमताओं का विकास हो सके। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या क्या है? राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों के लिए प्रशिक्षित करना, छात्रों के सीखने और अनुभव को समृद्ध बनाना है। ठीक है, ये सारे इसके उद्देश्य है। कार्यान्वयन SIQE कार्यक्रम का संचालन राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि SIERT द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। SIERT द्वारा किया जाता है जो जिला शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थाओं यानी डाइट्स के साथ मिलकर कार्य करता है। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ और बोध जैसे संगठन तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, हाल ही की पहल में ध्यान रखना आप लोगों को 2025 में राजस्थान शिक्षा विभाग ने कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए मौखिक पठन दक्षता मूल्यांकन शुरू किया। ORF मैंने पढ़ाया आप लोगों को, ORF की बात है। इसमें छात्रों को हिंदी पठन और समझ कौशल मूल्यांकन किया जाएगा जिसकी बुनियादी साक्षरता में सुधार हो सके। ये कल मतलब जो शुक्रवार को क्लास आई थी उसमें ORF आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। यातायात के साधन करवाएंगे शैक्षिक प्रबंधन और ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में। ठीक है, एक तो आप लोग ये कॉपी पेस्ट करते हो ना, वो बुरी चीज है कि हर चीज को पूछने के लिए धड़ाधड़ मुझे सारी चीजें ध्यान रहती है कि कौन सा टॉपिक छोड़ा है, कौन सा पढ़ाना है, कैसे है क्या। आप लोगों को तो सिर्फ धैर्य रख के देखना होता है और जो चीजें आ रही है उसका लाभ लेना होता है बस। और ज्यादा मतलब कोई ज्यादा ही कॉपी पेस्ट करे ना किसी टॉपिक के लिए, गुरुजी ये पढ़ाना वो पढ़ाना, उसको पढ़ाने की फिर मेरी इच्छा ही नहीं होती। तो समझ लेना कि आप कॉपी पेस्ट करना है कि नहीं करना। मैंने आपको देखा मैनार में, अच्छा आज ही था, मैं 3 बजे मैनार ही था, रामसर नम स्थल मैनार गया हूं, बहुत बढ़िया। और वास्तव में लगा वहां जाकर के क्यों इनको रामसर, मेरे खुद के अंदर जिज्ञासा थी कि रामसर नम भूमि के अंदर इन क्षेत्रों को क्यों शामिल किया जाता है। और जब वहां जाकर देखा हजारों पक्षी वहां के उस तालाब में बैठे हुए हैं मैनार लेक के अंदर वहां पे, और भाई साहब वास्तव में वो दृश्य लगा मुझे। मैंने उसका वीडियो बनाया है और पूरी आप लोगों को जानकारी बाकायदा दूंगा। मैं खुद गया हूं वहां पे, कल या परसों में आपको 1 मिनट शो के रूप में वो जानकारी उपलब्ध करा दूंगा, जरूर देखना आप। फिर पता चलेगा आप लोगों को कि ये रामसर आर्द्र नमभूमि क्षेत्र होते क्यों हैं और क्यों शामिल किया जा रहा है इनको। वहां पे जब जाकर देखा तभी इस चीज को मैं महसूस कर पाया और इसीलिए उसका वीडियो भी बनाया है। 1 मिनट शो में जानकारी देते हुए बनाया है ताकि आप लोगों को भी ये चीज पता चले। ठीक है, ये जरूरी है। चलो देखो, जादुई पिटारा नई पहल के अंदर शिक्षा मंत्रालय द्वारा NEP 2020 के माध्यम से विकसित अभिनव खेल आधारित शिक्षण सामग्री, जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया। इसमें प्लेबुक, खिलौने, पहेलियां आदि शामिल है और 13 भारतीय भाषाओं में ये उपलब्ध है। ठीक है, फिर आता है एक कला उत्सव यानी कला महोत्सव। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। फिर देखो, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों यानी 1 से 12 तक में इसका आयोजन करना और 6 विषयों के अंतर्गत यानी गायन, वाद्य संगीत, नृत्य, रंगमंच, दृश्य कला और पारंपरिक कहानी सुनाना। राजस्थान के 15 विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तर की कला उत्सव प्रतियोगिता में फिर भाग लेते हैं। ये सारी उसके अंदर गतिविधियां होती है। फिर देखो, एक आता है निपुण मेला, जो प्रखर राजस्थान अभियान के तहत आयोजित होता है। प्रदेश के समस्त विद्यालयों में है और कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों में पठन कौशल बढ़ाने हेतु यह लगाया जाता है 1 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक। लेकिन जैसे इसका जो मतलब निपुण मेले की जो है ना डेट हर बार शिविर में आती है, इस बार भी इसकी डेट थी 23 दिसंबर थी और फिर उसके बाद में जो है अभी आयोजित इस बार नहीं हुआ था ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। निपुण मेला जो है 2 अक्टूबर को भी लगता है संख्या ज्ञान और भाषा ज्ञान की निपुणता हेतु, लेकिन इसकी डेट चेंज होती रहती है। शिविरा के अंदर इसकी डेट आ जाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। खींचन भी आएंगे कभी जरूर। मैं तो देखो घुमंतु प्राणी हूं, घूमता रहता हूं इधर उधर और जहां जहां जाता हूं वहां से विद्यार्थियों को भी जो है
चीजें बता देता हूं कि ये आप लोगों ने पढ़ा है जीके में, मैं इसको देख रहा हूं तो आप भी देख लीजिए मेरी आंखों से। चलो, अपार आईडी मोस्ट इंपॉर्टेंट है टाबरों। अपार आईडी देखो, अपार को एक तो थान पूछी पूरा नाम, फुल नेम ऑफ अपार, तो ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री आईडी है इसका पूरा नाम, ठीक है। अब बताओ, देखें चल रही है या अभी भी अटकी हुई है आप लोगों के? अभी भी रुकी हुई है क्या क्लास? शायद कोई टेक्निकल समस्या है, चल गई, रेडी है अब सभी के, चल रही है? हो सकता है कोई इंटरनेट में समस्या। ओके रेडी, ठीक है। देखो, अपार आईडी में क्या होता है कि एक डिजिटल आईडी बनती है छात्र की और उसमें सारी सूचनाएं रहती है, तो कहीं भी चला जाए तो उसको कोई समस्या नहीं आती, वो उसके अंदर सारी सूचनाएं संग्रहित रहती है। देखो, अपार आईडी के फायदे क्या, पहले ये देख लो कि अपार आईडी है क्या। अपार आईडी एक स्थायी अकादमिक खाता है, भारत के छात्रों को दी जाती है। इसका उद्देश्य छात्रों की पूरी शिक्षा यात्रा को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित करना, रिकॉर्ड करना। बहुत सारे डिग्रियां हो जाती है, बहुत सारी मार्कशीट हो जाती है, सारी एक से लिंक रहेगी चीजें। फायदे क्या है? शैक्षणिक रिकॉर्ड जैसे रिपोर्ट कार्ड, प्रमाण पत्र डिजिटल रूप में एक जगह उपलब्ध होंगे। छात्र कहीं भी जाए उनकी शिक्षा से जुड़ी जानकारी अपार आईडी से जुड़ी रहेगी। सरकारी योजना और छात्रवृत्तियों का लाभ लेना आसान हो जाएगा। यह आईडी एक विद्यार्थी की पूरी शिक्षा यात्रा को एक पहचान देती है, स्कूल से लेके कॉलेज तक। कितनी अच्छी देखो बात है ये इनिशिएटिव। अपने समय होता तो अपन भी कितने टेंशन फ्री रहते हैं, कई सारी मार्कशीटें इधर उधर हो जाती है, कई जगह जो है अपने पेरेंट्स द्वारा रख दी जाती है इधर उधर, तो ये सारी डिजिटल रूप से एक जगह उपलब्ध रहेगी। अब अपार आईडी बनती कैसे है, तो ये डिजी लॉकर के माध्यम से बनाई जाती है और स्कूल या कॉलेजों द्वारा विद्यार्थियों का डेटा शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा किया जाता है। इसके बाद छात्र को एक यूनिक अपार आईडी दी जाती है, उसमें वो सारी सामग्री उसकी जुड़ती चली जाती है। इस तरीके से बनती है अपार आईडी, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो टाबरों, अब आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो योजना आती है स्टार्स योजना और एक आती है स्टार योजना। एस का फर्क है, ये एस का फर्क आएगा। ये तो है स्टार्स योजना और इसके जस्ट बाद में पढ़ेंगे अपन स्टार योजना। देखो स्टार्स में फुल फॉर्म देखोगे ना आप, तो स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स है, ठीक है। स्ट्रेंथिंग टीचर लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स है, ये क्या है? स्टार्स योजना है, एस वाली। प्रारंभ कब हुआ है? 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी प्रदान कर दी थी, ठीक है ना। और परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए, जिसमें से लगभग 3700 करोड़ रुपए की सहायता विश्व बैंक देगा। संबंधित राज्य जैसे राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, संबंधित राज्य कौन कौन है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तथा ओडिशा। मूल्यांकन परख नाम राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र के माध्यम से। उद्देश्य क्या है? भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना। और ये योजना सरकार, ये योजना स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना। ये तो है स्टार्स एच वाली, ठीक है। और स्टार योजना अलग है। कोई बात नहीं बेटा, मैनार में वापस आएंगे हम, ठीक है। नहीं मिल पाए तो इस बार सूचना देके आऊंगा मैं। इस बार तो मैं वहां से सांवरिया सेठ से आ रहा था, वापस घर की तरफ लौट रहे थे हम उदयपुर की तरफ, तब पता चला कि यहां से मैनार पास ही पड़ता है। तो एकदम से दिमाग में बत्ती जली कि यार मैनार तो अभी जून में उसे आर्द्र भूमि सूची में जोड़ा है, तो देख के आ जाते हैं। इसी बहाने छात्रों को जो है यहाँ की विशेषता भी बता दी जाएगी कि कैसे है। तो 10-15 मिनट के लिए ही रुका था मैं वहां पे, लेकिन इस बार आऊंगा तो अपनी टीम के साथ में जब भी आऊंगा मैं और उधर से निकलूंगा तब सूचना देके आऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम पे सूचना दे दूंगा, तो वहां से सूचना देखते रहना आप भाई। अभी बहुत जल्दी तो नहीं आने वाला, लेकिन जब भी आऊंगा बता दूंगा। अब देखो अगली है स्टार योजना, सेट टू ऑगमेंट रिजल्ट, इसका फुल फॉर्म है। कोरोना काल में राजस्थान सरकार द्वारा स्टार कार्यक्रम चलाया, जिसमें मुख्य उद्देश्य प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी कक्षा स्तर तक लाना
उसके लिए कोरोना के समय उत्पन्न गैप को दूर करने के लिए कार्य पुस्तिका यानी वर्क बुक है, ये पता है स्कूलों में वर्क बुक है, बहुत बढ़िया तरीके से आई है ये वर्क बुक। इनके माध्यम से उपचारात्मक शिक्षण उपलब्ध करवाना, यह कार्यक्रम जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक चलाया गया था। स्टार कार्यक्रम नाम दिया था इसमें, ठीक है, स्टार कार्यक्रम नाम दिया था। अब यह कार्यक्रम बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत आरंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत 1 से 8 के लिए उपचारात्मक शिक्षण करवाया, पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करवाई गई, पाठ्यक्रम पूरा करने की योजना बनाई गई और विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार आप लोगों को एट ग्रेड, बी और सी ग्रेड दिया जाता है तथा उनका स्तर पता कर उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाता है। स्टार योजना किस लिए कि जो कोरोना काल में बच्चों के सीखने में जो गैप आ गया था, लर्निंग के अंदर जो गैप आ गया था शिक्षण अधिगम में, उस गैप को पाटने के लिए सिलेबस कैसे पाठ्यक्रम कवर हो और इस विद्यार्थी का जो है गैप कैसे पाटा जाए, उसके लिए स्टार कार्यक्रम लाया गया था। स्टार्स अलग है, स्टार अलग है, अब कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो देखो, अब गतिविधि आधारित शिक्षण एबीएल, अभी तो क्या ज्यादातर स्कूलों में एबीएल कक्ष बन गए। आप जैसे एबीएल कक्ष में जाओगे तो आपको एबीसीडी लिखी मिलेगी, असेनार लिखे मिलेंगे, ए बनाया होगा तो उसमें से 7-8 स्पेलिंग लिखी हुई, और नीचे वाला बोर्ड जो होगा, नीचे वाली दीवार वो ब्लैक रखी जाती है ताकि बच्चे वहां पे लिख के भी सीखे। सारे चित्र बनाए जाते हैं, ये सब इसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित शिक्षण। प्रत्येक बच्चे का स्तर जानने के लिए प्रत्येक विद्यालय में एबीएल कक्ष की स्थापना की गई, जिसके तहत बच्चे अपने स्तर पर देखकर, पढ़कर, सुनकर और क्रिया करके सीखता है। इस शिक्षण पद्धति में शिक्षक एक मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वहन करता है और इस कक्षा कक्ष में रंग बिरंगी कलात्मक अध्ययन सामग्री बच्चों के समक्ष प्रस्तुत की जाती है तथा बच्चे अपनी रचनात्मकता के आधार पर नया सीखते हैं, ठीक है। ये बहुत बढ़िया है। ये जब मैं देखता हूं ना सारी स्कूलों में एबीएल कक्ष, मजा आता है देख के और लगता है बच्चे वास्तव में देख के सीखते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना। फिर देखो राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल, ये क्या है? रोजगारोन्मुखी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 फरवरी 2019 को राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल का आरंभ किया गया। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के विभिन्न प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति, रोजगार तथा कैरियर संबंधी मार्गदर्शन दिया जाता है, ठीक है। यहां लिखा भी है कैरियर गाइडेंस, तो इनको जो है इसके संबंधित मार्गदर्शन दिया जाता है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब थोड़ी सी 10 मिनट की क्लास बची है, अभी पूरी कर लेते हैं। रीट बाद फर्स्ट ग्रेड की क्लास लगाना सर, अरे रीट बाद 1 फरवरी से आप लोगों के वरिष्ठ अध्यापक की क्लास से चलेगी। अब उसमें से टॉपिक फर्स्ट ग्रेड में मैच होते हैं तो आप फर्स्ट ग्रेड के लिए भी देख सकते हो, है ना। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर वैसे फर्स्ट ग्रेड के मैं बीच बीच में आप लोगों के जो नए टॉपिक जितने भी जुड़े हैं वो करवाने की कोशिश करूंगा कि हाँ फर्स्ट पेपर वाले में जो नए टॉपिक जुड़े हैं, पुराने वाले तो मैंने ऑलरेडी करवा रखे हैं सारे के सारे, ठीक है। देखो साला दर्पण, मैंने कहा था ना आप लोगों को कि साला दर्पण भी करवाऊंगा। साला दर्पण है क्या? साला दर्पण स्कूलों का एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है जिसके अंदर प्रत्येक स्कूल की सूचनाएं संग्रहित रहती है, उसी के अंदर अपडेट होती है जो सीधी सीधी शिक्षा विभाग के पास में चली जाती है, ठीक है। देखो राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को एक साथ ही प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए 12 फरवरी 2016 को बसंत पंचमी के दिन साला दर्पण होता था माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, और उसी समय जो है अपने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए होता था साला दर्शन। क्या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए साला दर्शन होता था और बड़ी स्कूलों के लिए होता था साला दर्पण, ठीक है। ये पोर्टल आरंभ किए। अब क्या हुआ, ऑपरेट करने में बहुत समस्या होने लगी, तो ऑपरेट करने और अन्य प्रकार की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2019 से इन दोनों पोर्टल को एकीकृत कर दिया गया और इनका इंटीग्रेटेड नाम जो है साला दर्पण किया गया है, ठीक है। तो साला दर्पण एक्चुअल में अपन देखोगे तो कब अस्तित्व में आया है, वो तो आया है 12 फरवरी 2016 को, लेकिन साला दर्शन को भी इसके अंदर कब मर्ज कर दिया गया है, वो किया है जनवरी 2019 से। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना साला दर्शन और साला दर्पण के अंदर, ठीक है। अभी कौन सा चलता है, तो अभी साला दर्पण ही चलता है, ठीक है ना। अब सभी प्रकार के विद्यालय यानी कि इनके सब के अंदर एक ही पोर्टल पे आ गए, और वो कौन सा है, साला, अरे साला कोई गाली नहीं है, साला दर्पण, ठीक है। साला यानी विद्यालय, ठीक है ना। अपने यहाँ पे जो ये साला शब्द आएगा तो उसका मतलब विद्यालय ही होगा, ठीक है। तो टाबरा उन मत लियो बस। विशेषताएं,
इस पर शिक्षा विभाग को वास्तविक रूप से डेटा मिल जाता है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति, प्रगति, योजनाएं, परीक्षा संबंधी जानकारी सभी प्राप्त हो जाती है। शाला दर्पण पर शिक्षकों और विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा इस पर एक डिजिटल लाइब्रेरी भी स्थापित की गई है। इस पर ई सामग्री अपलोड की गई है। जिला स्तर पर त्वरित मॉनिटरिंग द्वारा योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन किया गया है। ठीक है ना। आप लोग जो है वैकेंट पोस्ट वगैरह भी कई बार आप लोगों के सामने सूची आती है, वो शाला दर्पण के अनुसार ही आती है। आप लोग जब आप लोगों की काउंसलिंग होगी, टीचर बनोगे, तो उसकी जो खाली स्कूलों की देखोगे ना, खाली वैकेंट पोस्ट वगैरह, वो भी शाला दर्पण के मार्फत ही देखोगे। तो ये सारी चीजें शाला दर्पण पे होती है। ठीक है, लो स्क्रीनशॉट। एक तारीख को आएगी बेटा करंट अफेयर्स की बुक, प्रिंट में जा चुकी है, आज ही प्रिंट पे गई है। चलो, स्माइल प्लीज, मुस्कुराइए। आप जीजीडी प्लेटफॉर्म पे, ये मुस्कुराहट वो वाली नहीं है, ये स्माइल कार्यक्रम चलाया गया था। अब देखो, अब मेरी बात सुनो। ये अब जो कार्यक्रम जो कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए चलाए थे, जैसे कि स्माइल हो गए, इसके तहत हवा महल वगैरह बहुत सारी गतिविधियां चलती थी, दीक्षा, निष्ठा, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। लेकिन जो कोरोना काल के इनिशिएटिव थे, वो मुझे लगता है बहुत कम चांस है पूछेंगे, क्योंकि वो 2019 से लगा के 21 वाला दौर था और अब 2025 चल रहा है, अभी 26 लग जाएगा। तो उनको एक बार सिर्फ नजर आप लोगों को भले मार लेनी है, लेकिन अभी तक जो मैंने आप लोगों को नए इनिशिएटिव ये बताया ना, ये आप लोगों को अच्छे से याद करने, ये सारे नए हैं जो अभी चल रहे हैं, यानी वर्तमान में जो चल रहे हैं उनकी ज्यादा महत्ता है। ठीक है, तो बाकी के ऊपर सिर्फ नजर मारना, उनको ज्यादा मतलब लोड मत लेना उनको, क्या ये याद करने ही करने हैं वो वाला। तो देखो, राजस्थान में कोविड-19 के दौरान राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़े जाने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट स्माइल आरंभ किया था। इसका पूरा नाम था सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, यानी कि बच्चों को कैसे जोड़ा जाए इसके माध्यम से। और आप सभी ने ये चीज देखी है, क्योंकि अपने आसपास बच्चे होते ही होते हैं, वो कैसे इसके माध्यम से पढ़े सबने देखा। तो ये 3 चरण में चलाया गया था। सबसे पहला चरण जो था इसका, वो 13 अप्रैल 2020 को लागू हुआ था। दूसरा चरण स्माइल 2.0 के नाम से जाना गया 2 नवंबर 2020 से, और तीसरा चरण स्माइल 3.0 के नाम से जाना गया 21 जून 2021 से। बस मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को डेट बता रहा हूं। इसके तहत कार्यक्रम, हवा महल वगैरह पुस्तक में तो मैंने दी है, बुक के अंदर दी है, आप नजर मार लेना, पढ़ लेना। बाकी आप लोगों को सिर्फ डेट ही ध्यान में रखोगे तो भी आप लोगों के चल जाएगा। ठीक है, देखो, मिशन समर्थ, ये क्या है? समर्थ किसके लिए होगा? जिसको भगवान ने दिव्यांग बनाया, उसको समर्थ करने के लिए मिशन समर्थ है। अब ये क्या है? कोविड के समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चों यानी CWSN के लिए शिक्षा विभाग की एक नई पहल मिशन समर्थ के रूप में देखने को आई। इसमें राज्य, जिला और ब्लॉक लेवल पर दिव्यांग बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और इस पर ऑडियो और वीडियो के माध्यम से शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाई गई। यह कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों के लिए था। इसमें राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा था। ठीक है, इन दिव्यांग बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस पर सामग्री आती, कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की सामग्री भेजी जाती थी और राजस्थान इस मामले में प्रथम स्थान पे रहा है। ठीक है, चलो लो स्क्रीनशॉट। हाँ, CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। चले आगे। देखो, अब ये योजना तो मिड डे मील तो सभी के अंदर चलता ही है, सभी स्कूलों में चलता चला रहा है। ये तो 1995 से शुरू हुआ है। ठीक है, अब ये क्या है? मध्याह्न भोजन, MDM बोलते हैं जिसको, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना है। विद्यालय में नामांकन बढ़ाने, उपस्थिति बनाए रखने और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करने के लिए 15 अगस्त 1995 को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। 2008-9 में इसका नाम परिवर्तित करके विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम कर दिया और इसे MDM के रूप में जाना जाने लगा। वर्तमान में इसमें प्रत्येक विद्यार्थी को कक्षा 1 से 5 में 100 ग्राम खाद्यान्न प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है। गेहूं और चावल शामिल रहते हैं। कक्षा 6 से 8 तक के लिए 150 ग्राम है। ठीक है, 150 ग्राम खाद्यान्न जो है प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाता है। उसका मेनू रहता है, सोमवार से शनिवार का मेनू रहता है, और जिसमें सोमवार को सब्जी रोटी बनती है, ठीक है, हरी सब्जी और रोटी, मंगलवार को दाल चावल बनते हैं, बुधवार को दाल रोटी बनती है,
गुरुवार को खिचड़ी बनती है, ठीक है, शुक्रवार को रोटी और बाटी या दाल बन जाती है, ठीक है भाई, वही रोटी के साथ में बाटी बना दो या फिर दाल बना दो, मतलब दाल के साथ में बाटी बना दो या रोटी बना दो। शनिवार को फिर रोटी सब्जी होती है। अब देखो अभी इस बार जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि भामाशाह द्वारा जो भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, कई बार जो है आपको ध्यान है भामाशाह भोजन उपलब्ध करवाते हैं, वहां बच्चों को खाना खिलाते हैं, उनको नाम दिया गया कृष्ण भोग। क्या नाम दिया गया? कृष्ण भोग नाम दिया गया है, यह भी ध्यान रखना है। सप्ताह में एक दिन मंगलवार को फल वितरण भी किए जाते हैं। और कोरोना के समय इस योजना को बंद कर दिया था। इस समय कॉम्बो पैकेट दिए थे, पैकेट बांटे गए थे और उसमें तेल, दाल, मसाले ये सब दिया था, गेहूं और चावल भी वितरित किए थे। वर्तमान में आप लोगों को ध्यान रखना है 9 मार्च 2022 से पुनः एमडीएम योजना को शुरू कर दिया। यानी बीच में तो कम हो गया था, कोरोना काल में खाना नहीं बन पाता था, बच्चे नहीं आते थे, तो फिर बाद में पैकेट वितरित किए थे। पोषण मानक जो है 1 से 5 प्रत्येक विद्यार्थी को, आप लोगों को पता है 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। और 6 से 8 वालों के लिए 700 कैलोरी और 20 ग्राम प्रोटीन युक्त भोजन दिया जाता है। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखनी है एमडीएम के तहत। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो आगे बेटा। अब देखो दीक्षा, निष्ठा वगैरह ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि बहुत कम चांस है कि कोरोना काल में जो बंद हो गई चीजें वो वापस पूछी जाए, लेकिन फिर भी नजर मार लेना या बाय चांस पूछ लेना तो भी ध्यान रहे। दीक्षा का पूरा नाम पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या रहेगा, इसका पूरा नाम। ठीक है, पूरा नाम क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग। डिजिटल कर देना, यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है, डिजिटल कर देना, ये वाला मानना सही। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यह एक मोबाइल ऐप है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा बनाया गया। इस पोर्टल पर सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों का एक खास प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उस प्रशिक्षण का नाम निष्ठा है। इसका पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप लोगों को, इनके फुल फॉर्म याद रखने हैं आप लोगों को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दीक्षा को औपचारिक रूप से भारत के माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 5 सितंबर 2017 में लॉन्च किया था और इस पर कक्षा 1 से लेकर यूजी और पीजी तक की अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध करवाई गई है। उद्देश्य क्या है? शिक्षक प्लस छात्र दोनों के लिए समग्र शिक्षा, स्कूली शिक्षा और सभी चरणों को यह पूर्ण करेगा। 18 से अधिक भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध है इसके ऊपर और सीबीएसई, एनसीईआरटी, एसआईईआरटी के विभिन्न पाठ्यक्रम का समावेश किया गया है। इसका प्रमुख उद्देश्य बच्चों में महत्वपूर्ण सोच को प्रोत्साहित करने, बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों को प्रेरित करना, सुसज्जित किया गया इसको, और छात्र तब विविध स्थितियों को संभालने में सक्षम होंगे और एक शिक्षक प्रथम स्तर के काउंसलर के रूप में कार्य कर सकेंगे। निष्ठा की शुरुआत की गई थी 21 अगस्त 2019 को और यह प्रारंभिक स्तर पर शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों की प्रगति के लिए एक राष्ट्रीय पहल है। ये पूछ सकते हैं दीक्षा का आदर्श वाक्य क्या है? हमारे शिक्षक हमारे नायक। ठीक है, अक्टूबर 2020 में निष्ठा को दीक्षा पोर्टल से जोड़ दिया गया था। यह भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली लाइन भी लीजिए स्क्रीनशॉट। दीक्षा की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, निष्ठा की भी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, इस्माइल की भी फुल फॉर्म, सभी की इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, चलो अब देखो समसा पढ़ लेते हैं, समग्र शिक्षा। ये 2017 में नीति आयोग ने भारत में कई राज्यों का सर्वे करवाया। उस सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार एसएसए और आरएमएसए के अलग अलग संचालन के कारण 40% राशि का दुरुपयोग हो रहा था। इसे रोकने के लिए नीति आयोग ने एमएचआरडी को अपने सुझाव दिए और सुझावों की घोषणा की। जल्द ही एसएसए और आरएमएसए को, यार इसको रमसा कहते थे, ठीक है, को इसको समायोजित करते हुए समग्र शिक्षा अभियान चलाया, जिसे समसा के नाम से जाना गया। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मापदंडों के आधार पर 3 जून 2018 को एसएसए और एसएमएसए यानी समसा तथा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों को एसएमएसए के अंदर यानी कि समसा के अंदर समायोजित कर दिया गया। और आप लोगों को ध्यान रखना, मई 2018 को समग्र शिक्षा अभियान लागू करते हुए 1 जुलाई 2018 से इसे क्रियान्वित करने के निर्देश दे दिए गए। यानी कि इसके तहत कार्य होते हैं सारे के सारे, जो भी राशि आती है, मद आते हैं ना, वो सारे के सारे कैसे वितरित होंगे, कैसे चलेगी, वो सारी चीजें। अब देखो समसा का नारा पूछ सकते हैं, सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा। यह अभियान 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 तक के लिए बनाया गया और राजस्थान में समसा का संचालन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद करेगा।
जिसका निर्माण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद और प्रारंभिक शिक्षा परिषद को एकीकृत करके किया गया है। यानी RCSE प्लस RCE बराबर RCSCE। इतना ज्यादा आप लोगों के वैसे डिटेल शायद ही पूछे, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को शामिल कर लिया। समग्र शिक्षा अभियान पूर्व प्राथमिक कक्षा से 12वीं तक की कक्षाओं के लिए होगा। समसा के अंतर्गत ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड चलाया जाएगा तथा दीक्षा नामक पोर्टल का विकास किया गया। यह अभियान सामुदायिक सहयोग यानी PPP लोक जन सहभागिता को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाने का प्रयास करेगा। समसा हाल ही में प्रारंभ की गई नवीनतम योजना स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के कार्यों में सहयोग करेगा। यह अभियान सामान्यतः पहले से चलने में आ चुके कार्यक्रमों का भी विधिवत संचालन करेगा, जैसे कि KGBV मेवात क्षेत्र बालिका विद्यालय, शारदे, नया नाम ज्ञानोदय इसका, और छात्रावासों का संचालन है शारदे छात्रावासों का, और SSA के सभी कार्यक्रमों का संचालन भी करेगा। जिला स्तर पर इस अभियान के लिए स्वतंत्र अधिकारी होने के स्थान पर सामान्य जिला शिक्षा अधिकारी और प्राथमिक व माध्यमिक समन्वित रूप से कार्य करेंगे इसके अंदर। यानी ये तो है इसके अंदर क्या क्या चीज की जाएगी और ये कब इसे लागू किया गया है, समझा। अब इसके अलावा देखो आप लोगों के इनिशिएटिव में आते हैं हवा महल वगैरह, वो गतिविधियां आती है तो वो सिर्फ आप लोग पढ़ लेना, पुस्तक में आप लोगों को दे रखी है और उसमें कोई इतना लोड लेने का काम नहीं है। इसी के साथ में अपने शिक्षण अधिगम के नवाचार वाली क्लास भी पूरी हो चुकी है आज ही, ठीक है। अब मैं भी आया हूं वहां से भागता दौड़ता की क्लास में, गैप नहीं आना चाहिए, बच्चों के एग्जाम आ गए हैं पास में, तो जैसे तैसे आप लोग देख लो कि ये तो ईश्वरीय शक्ति ही है कि उनके द्वारा दी गई ऊर्जा है जब कर पाते हैं, नहीं तो 250-300 किलोमीटर गाड़ी चलाई है आज वैसे ही, और इसके अलावा घूमे फिरे इधर थकान भी होती है, लेकिन फिर भी क्लास तो क्लास है, नियमितता तो नियमितता है। तो जहां तक मेरे लिए संभव हो पाता है मैं कोशिश यही करता हूं कि नियमित रहा जाए, ठीक है। तो नियमित रहा जाए, इसकी स्लाइड मुझे पता है कि मैं सोमवार को लेट तक आ पाऊंगा, मुझे ध्यान है कि 8 बजे मुझे क्लास लेनी है, तो मैं अपनी सारी प्रिपरेशन शुक्रवार को ही करके गया था। जब शुक्रवार की क्लास दी आपको, प्रिपरेशन सारी स्लाइड्स बनानी, PPT सब कुछ मैं जो तैयार पहले ही करके गया था। आते ही मुझे पता 10 मिनट पहले आया हूं मैं क्लास से, 8 बजे क्लास है, 7:45 घर आया हूं और उसके बाद में आप लोगों के क्लास ले ली है। तो ये मतलब बताने के लिए नहीं है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, इसलिए नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को कि आप लोगों को अपनी दिनचर्या में, आप लोगों को अपनी रणनीति में नियमितता को शामिल करना है। जिस दिन से आप नियमित हो गए कि डेली, मान लीजिए ज्यादा नहीं पढ़ पाओ तो 1-2 घंटे तो डेली पढ़ना, नियमितता नहीं टूटनी चाहिए। जिस दिन आप लोगों ने इस नियमितता नाम के शब्द को अपने अंदर रणनीति में, शेड्यूल में शामिल कर लिया, समझ लेना साथियों, उस दिन से आप लोगों के भाग्योदय वाला दिन ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है। चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही, अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।